मुझे याद आया जब बचपन में एक बार मैंने पिताजी से पूछा था, पापा सनकी कौन होते हैं? सनकी? पिताजी ने हंसते हुए कहा था, मतलब हम जैसे लोग। फिर समझाते हुए बोले थे, जो भीड़ से अलग हटकर सोचते हैं उन्हें दुनिया सनकी कहती है। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष अग्रवाल इस शुक्रवार फिर हाजिर हूं आपके साथ कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में। पिछले कुछ हफ्तों से हमें आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इस पॉडकास्ट को सुनने वाले सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि अमेरिका, बहरान, कतार, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और 20 अन्य देशों में हैं। आप अभी कहां से इस एपिसोड को सुन रहे हैं, हमें जरूर बताएं। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम ना ही सिर्फ एक नई कहानी सुनेंगे पर आपको हमारी पहली प्रतियोगिता के बारे में भी बताएंगे। इस प्रतियोगिता का नाम है अनकही कहानियां। जी हां, अनटोल्ड स्टोरीज। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी और लेखक की तरफ। हमारी आज की कहानी है एक और इंसान और लेखक है अनुराग शर्मा जी। अनुराग जी आजकल एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और अमेरिका में रहते हैं। कविताएं और कहानी लिखने के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी लिखते हैं। इन्हें कई पुरस्कारों जैसे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट अवार्ड फॉर क्रिएटिव राइटिंग इन डायस्पोरा हिंदी लिटरेचर और भाष्य गौरव पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अनुराग जी के बारे में और जानकारी आप हमारे वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक और इंसान, अनुराग शर्मा। खिल्लू दमभार मर गया साहब। अधबूढ़े का यह वाक्य अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। वैसे तो मेरे काम में सारे दिन ही कठिन होते हैं मगर आज का दिन कुछ ज्यादा ही अजीब था। सारा दिन मैं अजीब अजीब लोगों से दो चार होता रहा। सुबह दफ्तर पहुंचते ही मैले कुचैले कपड़े वाला एक आदमी एक गट्ठर में सूट के कपड़े लेकर बेचने आया। दाम तो कम ही लग रहे थे मगर जब उसने बड़ी शान से उनके सस्ते दाम का कारण उनका चोरी का होना बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पुलिस बुलाने की बात की तो वह कुछ बड़बड़ाता हुआ तुरंत रफू चक्कर हो गया। वह आदमी गया ही होगा कि 1.5 हाथ का घूंघट काढ़े एक औरत 1.5 बरस के बच्चे को गोद में लिए हुए तेजी से अंदर आने लगी। दरवाजे पर बैठे गफूर ने उसको रोकने की कोशिश की तो वह रोने लगी। मैंने बाहर आकर पूछा तो उसने बताया कि उसे बरेली जाना है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब मैंने उससे पूछा कि वह दिल्ली कैसे पहुंची और बच्चे का बाप कहां है तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। सुबह की पहली चाय लाते हुए कैंटीन वाले बहादुर ने जब एक कप उसकी ओर बढ़ाया तो उसने झपट कर ले लिया और जोर की आवाज के साथ जल्दी जल्दी चाय सुड़कना शुरू कर दी। शायद उसे भूखा समझकर बहादुर एक प्याली में कुछ रस्क ले आया जो उसने चाय में भिगो भिगो कर स्वाद लेकर खाए। बच्चा आराम से गोद में सोता रहा। मैं उस औरत की सहायता करना चाहता था मगर पहले इतनी बार ठगा जा चुका हूं कि अब मैं किसी अनजान को नकद पैसे हाथ में नहीं देता हूं। मैंने गफूर को अलग से जाकर उसे 200 रुपए देकर उस औरत के साथ बस अड्डे जाकर टिकट खरीदकर बरेली की बस में बिठाने को कहा। फिर बाहर आकर उस औरत को राह खर्च के लिए 50 रुपए अलग से देकर सब समझा दिया। मुझे नेहरू प्लेस ब्रांच विजिट के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैं उस औरत की जिम्मेदारी गफूर पर छोड़कर
जल्दी से बाहर निकल गया। नेहरू प्लेस में सब काम ठीक से निपट गया। ब्रांच में अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला और खाना उनके साथ ही खाया। वापसी के लिए ऑटो रिक्शा लेकर उसमें बैठा। अगले चौराहे तक पहुंचा ही था कि ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई। तभी बंजारन सी दिखने वाली दो भिखारिनें मेरे पास आई। मैं सोचने लगा कि जब तक हमारी राजधानी की सड़कें आवारा गायों और भिखारियों से पटी रहेंगी, तब तक न तो इन सड़कों पर वाहन चल पाएंगे और न ही खाते पीते लोग गरीबों को इंसान समझ सकेंगे। मुझे कभी समझ नहीं आया कि यह भिखारी लोग सैकड़ों लोगों की भीड़ में से एक नरम दिल इंसान को कैसे पहचान लेते हैं। इस बार मैंने भी दिल कड़ा कर लिया था। उनके पास आते ही मैंने उनकी ओर देखे बिना बेरुखी से कहा, माफ करो, छुट्टा नहीं है मेरे पास। मदद कर दो बाबूजी, उससे बच्चा होने को है, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल ले जाना है वरना मर जाएगी। कहते कहते उसने सड़क के किनारे बैठी हुई एक अल्पवसना युवती की ओर इशारा किया, जिसके खुले पेट को देखते ही उसकी गर्भावस्था का पता लग रहा था। सड़क किनारे अधलेटी वह युवती ऐसे कराह रही थी मानो अत्यधिक पीड़ा में हो। उसे देखते ही मेरे मन में अपने सहकर्मी कुणाल का स्वर गूंजा, तुझे तो कोई भी कभी भी बेवकूफ बना सकता है। मेरे दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू किया और मैंने अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से इजहार किया कि अगर वह इन स्त्रियों को लेडी हार्डिंग अस्पताल तक ले जाए तो मैं उसे उनका किराया अग्रिम देकर यहां उतर जाऊंगा। उसके हामी भरने पर मैंने अंदाजे से लेडी हार्डिंग तक का किराया बटवे में से निकाला और उन औरतों से कहा कि मैं यहां उतर रहा हूं और वे किराए की फिक्र मुझ पर छोड़कर इस ऑटो रिक्शा में अस्पताल तक चली जाएं। उनमें से एक औरत ने कहा, इसमें बहुत धक्के लगते हैं, वो झेल नहीं सकती है, हमें टैक्सी करनी पड़ेगी, 300 रुपए लगते हैं। बत्ती हरी हो गई थी। साथ का यातायात चलने लगा था और पीछे वाले वाहनों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्हें टैक्सी का किराया भी पहले से मालूम है। इस बात से मेरा माथा ठनका। शायद उन्होंने मेरी झिझक का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए जब तक मैं कुछ समझ पाता वे मेरे हाथ से रुपए लेकर सड़क के पार अपने करहाती हुई साथन की ओर चली गई। मैं रास्ते भर इस विचार में उलझा रहा कि क्या उन्हें सचमुच अस्पताल जाना था या फिर यह भी ठगी की ही एक चाल थी। कनॉट प्लेस के पास से गुजरते समय मैंने उसी तरह की दो अन्य स्त्रियों को एक मोटरसाइकिल वाले से रुपए लेते हुए देखा। नेहरू प्लेस की तरह ही यहां भी पास की पटरी पर एक लंबोदरा करहा रही थी। अब मुझे अपने ठगे जाने पर कोई शुभा नहीं रहा था। आधे घंटे में मैं दफ्तर पहुंच गया। चाय का कप रखते हुए बहादुर ने खाने के लिए पूछा तो मैंने बताया कि मैं ब्रांच में खा कर आया हूं। कुछ ही देर में गफूर भी वापस आ गया। 10 रुपए मेरी मेज पर रखते हुए बोला, ये बचे हैं सर। मेरे अंदाज से गफूर को कुछ और पैसे वापस करने चाहिए थे। मैंने प्रश्नवाचक नजरों से उसे देखा तो बोला, सर उसे बरेली नहीं राय बरेली जाना था। टिकट और मेरा आना जाना मिलाकर बस यही बचा है। यह भी तुम ही रख लो, काम आएगा। गफूर खुशी खुशी 10 का नोट लेकर बाहर चला गया। उसे वापस आने में जितना समय लगा था उससे साफ था कि उसने आते जाते दोनों बार बस ही ली है। रायबरेली का फास्ट बस का किराया जोड़ने पर भी उसके पास मेरे दिए पैसों में से कम 50 रुपए बचने चाहिए थे। मैं सोचने लगा कि क्या दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठना इंसान का स्वाभाविक गुण है? क्या यह मांगने वाले और इन्हें बेरुखी से झिड़कने वाले सब लोग सामान्य हैं और मैं ही असामान्य हूं? मुझे याद आया जब बचपन में एक बार मैंने पिताजी से पूछा था, पापा सनकी कौन होते हैं? सनकी? पिताजी ने हंसते हुए कहा था, मतलब हम जैसे लोग। फिर समझाते हुए बोले थे, जो भीड़ से अलग हटकर सोचते हैं उन्हें दुनिया सनकी कहती है। आज के अनुभव से मुझे एक बार फिर ऐसा लगा जैसे देश भर में हर तरफ या तो भिखारी हैं या लुटेरे हैं।
मुझे याद आया कि आधुनिक भिक्षुओं को भीख मांगने के लिए मैले कपड़े पहनने की जरूरत भी नहीं है। एक दिन साफ सुथरे कपड़ों में सजे सवरे बालों वाला एक पढ़ा लिखा अधेड़ गफूर के रोकते रोकते अंदर आ गया। अपनी जेब कटने का दुखड़ा रोते हुए उसने बताया कि वह सोनीपत में बिजली घर में काम करता है। सरकारी काम से यहां आया था, वापस जा रहा था, रास्ते में जेब कट गई। परिचय पत्र, रेल का पास और सारे पैसे चले गए। मैंने बहादुर से कहकर उसे खाना खिलाया और वापसी लायक पैसे देकर रवाना किया। जाने से पहले उसने अंग्रेजी में शुक्रिया अदा करते हुए मेरा नाम पता एक पर्ची पर लिख लिया और बहुत शर्मिंदगी स्वर में घर पहुंचते ही पैसे मनी ऑर्डर से भेजने का वायदा किया। 4 हफ्ते गुजर गए हैं, कोई मनी ऑर्डर नहीं आया। पैसे न मिलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर बेवकूफ बनने का मलाल तो होता ही है। तो क्या मैं अनजान लोगों की सहायता करना बंद कर दूं? नहीं, क्या पता कब किसी को सचमुच ही जरूरत हो। अगर सन की लोग भी स्वार्थी हो जाएंगे तो फिर तो दुनिया का काम ही रुक जाएगा। 4:30 के करीब महेश्वरी सिगरेट पीने बाहर आया तो मुझे भी बाहर बुला लिया। लगभग उसी समय फटी बनियान और जांघिया में वह अधबूढ़ा आदमी हाथ फैलाए अंदर आया था। कुछ पैसे मिल जाते साहब, उसने रिरियाते हुए कहा। बहादुर, इसे कुछ खाना दे दो। मेरी आवाज सुनते ही बहादुर आ गया। आगंतुक अपनी जगह से हिला भी नहीं। मेरा पेट तो ना कभी भरा है साहब, ना ही भरेगा। उसका दार्शनिक अंदाज अप्रत्याशित था। तो चाय पिएगा क्या? पैसे नहीं मिलने वाले यहां, मैंने रुखाई से कहा। आजकल तो चाय की प्याली का मोल भी एक गरीब की जिंदगी से ज्यादा है साहब। अब मैंने उसे गौर से देखा। जुगुप्सा हुई, आंख में कीचड़ और नाक में गेजुए, चेहरे पर मैल न जाने कब से ऐसे घर बनाकर बैठा था कि झूरियों के बीच की सिलवटें उस धूल, मिट्टी और कीचड़ से सिली हुई मालूम होती थी। सर पर उलझे बेतरतीब बाल। एक नजर देखने पर बहुत बूढ़ा सा लगा, मगर सर के बाल बिल्कुल काले थे। ध्यान से देखने पर लगा कि शायद मेरा समवयस्क ही रहा होगा। मैं उसे ज्यादा देर तक देख न सका। उसके आने की वजह पूछी। खिल्लू दंभार मर गया साहब, उसने मरघट सी सहजता से कहा। बहुत दिन से बीमार था, कफन के लिए पैसे मांग रहा हूं। उसने खिल्लू दंभार के बारे में ऐसे बताया मानो सारी दुनिया उसे जानती हो। मुझे मृतक के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। मैंने पूछना चाहा कि मृतक का उससे क्या रिश्ता था, वह कहां रहता था, उसके परिवार में कौन कौन था। मगर फिर मन में आया कि यदि यह आदमी भी सिर्फ पैसे ऐंठने आया होगा तो कुछ ना कुछ सच झूठ बोल ही देगा। मैंने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें पूरे 145 रुपए बचे थे। मैंने 30 रुपए सामने मेज पर रख दिए। मेरी देखा देखी महेश्वरी ने भी 10 का एक नोट सामने रखा। उस अधबूढ़े ने नोट उठाकर अपनी अंटी में खांस लिए और लंगड़ाता सा बाहर निकल गया। कुणाल, जो अब तक अंदर अपने क्यूब में बैठा सारा दृश्य देख रहा था, बाहर आया और हंसता हुआ बोला, दानवीर कर्ण की जय हो। बंदे की 2 दिन की दारू का इंतजाम हो गया फ्री फंड में। बात हंसी में टल गई। हम लोग फिर से काम में लग गए। आज काम भी बहुत था। काम पूरा हुआ तो घड़ी देखी, 6:30 बज गए थे। 10 मिनट भी और रुकने का मतलब था आखिरी बस छूट जाना। जल्दी से अपना थैला उठाया और बाहर निकला। लगभग दौड़ता हुआ सा बस स्टॉप की तरफ चलने लगा। यह क्या, यह लोग सड़क किनारे क्या कर रहे हैं? शायद कोई दुर्घटना हुई है। यह तो सफेद कपड़े में ढकी कोई लाश लग रही है। अरे, लाश के पास तो वही अधबूढ़ा बैठा है और उसके साथ ये 2 लोग। गर्मी के दिन थे, इसलिए अभी तक कुछ रोशनी थी। मैं थोड़ा पास पहुंचा तो देखा वह अधबूढ़ा धीरे धीरे एक जर्जर लाश को झकाझक सफेद कपड़े से ढकने की कोशिश कर रहा था। 10-12 साल के 2 लड़के उसकी सहायता कर रहे थे। इसका मतलब है
कि अधबूढ़ा सच बोल रहा था। मुझे उसके प्रति अपने व्यवहार पर शर्म आई। मैंने घड़ी देखी, बस आने में अभी थोड़ा समय था। मैंने बटुए में से 100 का नोट निकाला और लपक कर अधबूढ़े के पास पहुंच, तो ये है खिल्लू दंभार, मैंने नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। ये कुछ और पैसे रख लो, काम आएंगे। नहीं साहब, पैसे तो पूरे हो गए हैं। मैं और मेरे लड़के मिलाकर 3 लोग हैं साहब, उसने अपना काम करते करते विरक्त भाव से कहा। फिर उसने बहुत दीन स्वर में कहा, बस एक इंसान और मिल जाता तो चारों कंधे देकर इसे घाट तक लगा आते। तो कहिए, कैसी लगी आज की कहानी? क्या आज की कहानी ने आपको कोई ऐसा वाकया याद दिलाया जब आपके विचार उस दो राह पर खड़े हों, जहां यह चुनना मुश्किल हो गया हो कि क्या सही है और क्या गलत? जब आपने या आपकी जमाने से लड़कर कोई मदद की गई हो और इंसानियत की जीत हुई हो? हमें जरूर लिख भेजिए hello@piyushagarwal.com पर। चलिए अब बात करते हैं उसके बारे में जिसका आपको इंतजार है, अनकही कहानियां। जैसा कि आप जानते हैं, कहानी जानी अनजानी में हमारी कोशिश रहती है कि हम जाने अनजाने लेखकों की कहानियां आप तक लाएं। इसी कोशिश के तहत हम लाए हैं एक प्रतियोगिता, अनकही कहानियां प्रतियोगिता, जिसमें आप भेज सकते हैं हमें अपनी लिखी कोई भी एक कहानी। वह एक कहानी जो कहीं गुम हो गई हो किसी डायरी के पन्नों में, या फिर कहीं छुपी हो आपके जहन में, पर आपने अब तक किसी को न सुनाई हो। ऐसी ही एक कहानी आप सबमिट कर सकते हैं हमें, और हम चुनी गई कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, जिससे हम कुछ नए लेखकों की कहानियां आप सबके साथ बांट सके। प्रतियोगिता की और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर विजिट करें। भाग लेने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। तो बस आज के लिए इतना ही। आप एप्पल पॉडकास्ट या जिस भी ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वहां अपना रिव्यू देना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।